हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग सेक्शन 19 देख रहे हैं, जहाँ पे आपको समझेगा कि अथॉरिटी बाय ए पार्टनर क्या होती है। मतलब अथॉरिटी पार्टनर को कैसे मिल जाती है। तो दो तरह की अथॉरिटी होती है, ये समझिए। एक एक्सप्रेस होती है, एक इम्प्लाइड होती है। इम्प्लाइड मतलब जो हम लोग देख के समझ जाते हैं कि मतलब मिल जाती है। इम्प्लाइड मतलब ऑटोमेटिकली जो मिल जाती है। लेकिन इसके तहत आप ऐसे नहीं मान सकते जो आप चाहोगे वो मिलेगी, बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस है वही हमें इस सेक्शन 19 में देखने हैं। लेकिन एक ये बात याद रखना, जब भी पार्टनरशिप एक्ट की सेक्शन 19 की बात की जाएगी तब सेक्शन 22 की भी बात की जाएगी, क्योंकि दोनों भी चीज़ें, दोनों भी सेक्शन जो फर्म है उसको बाइंड करने की उसकी जो लायबिलिटी है वो बताती है। तो इसीलिए सेक्शन 19 और 22 दोनों एक जैसी बातें करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सेक्शन 22 प्रिवेल ज़्यादा करता है। जब भी बात आएगी लायबिलिटी या फिर बाइंडिंग ऑफ द फर्म की, तब पहले सेक्शन 22 के प्रोविजंस को देखते हुए ही सेक्शन 19 को क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा, प्रिवेल किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 22 द एक्ट ऑफ द पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन इन द यूजुअल वे बिजनेस ऑफ द काइंड कैरिड ऑन बाय द फर्म। मतलब पहला ही सेंटेंस है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 22, मतलब सेक्शन 22 के प्रावधानों को समझते हुए, ध्यान में रखते हुए, द एक्ट ऑफ अ पार्टनर विच इज़ डन टू कैरी ऑन। अगर कोई पार्टनर कोई भी एक्ट कर रहा है अपना बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए इन अ यूजुअल वे, मतलब जैसे ऑर्डिनरी इंसान करता है प्रॉफिट होने के लिए, वैसे ही बिजनेस ऑफ द काइंड कैरिड ऑन बाय द फर्म। बिजनेस है वो कैसे फर्म ने ही किया है ऐसा माना जाएगा, और इस तरह से बाइंड हो जाएगा वो फर्म के लिए, बाइंड्स द फर्म, क्योंकि उसकी तरफ से बिहाफ ऑफ द फर्म की तरफ से ही पार्टनर ने ही वो यूजुअल वे में बिजनेस किया है ऐसा समझा जाएगा। द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर टू बाइंड द फर्म कॉन्फर्ड बाय दिस सेक्शन इज कॉल्ड हिज इम्प्लाइड अथॉरिटी। और इस तरह से बाय द पार्टनर फर्म बाइंड हो गई इस अथॉरिटी को ही, जो अथॉरिटी अपने आप ही पार्टनर को मिल जाती है, कि जैसे वो पार्टनर ऑफ द फर्म बन जाता है उसको अथॉरिटी है कि ही कैन डू अ बिजनेस बिहाफ ऑफ द फर्म एज अ यूजुअल वे फॉर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, मतलब उसका सोच तो वैसे ही होता है कि प्रॉफिट हो जाए, उसके बाद जो होगा वो कॉन्सिक्वेंस तो बिजनेस के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। तो वो जो अथॉरिटी मिल जाती है पार्टनर को वो होती है इम्प्लाइड अथॉरिटी, ये सबसेक्शन 1 बोलता है। अभी सबसेक्शन 2 देखते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ एनी यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड टू द कॉन्ट्ररी द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम टू सबमिट। मतलब ये जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी है ना, ये सब कुछ करने की ये अनुमति नहीं देती। बस जब यूसेज और कस्टम कोई भी नहीं है वहाँ पे, तब वो क्या क्या बोलती है कि पार्टनर को क्या करने की आज़ादी नहीं देती है। डज नॉट एम्पावर, कौन सी चीज़ पार्टनर नहीं कर सकता, तो वो चीज़ें नीचे दी गई है। पहली चीज़, सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। कोई भी डिस्प्यूट है ना, कोई भी डिस्प्यूट बिजनेस के रिलेटेड वो आर्बिट्रेशन के लिए नहीं दे सकता। अपने ही अपनी खुद ही डिसाइड करके कोई भी डिस्प्यूट है वो आर्बिट्रेशन के लिए नहीं दे सकता। आर्बिट्रेशन मतलब समझौता करने के लिए नहीं दे सकता, अगर बाकी पार्टनर्स ये नहीं चाहते हैं कि ये समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि फर्म को लॉस होगा। तो उस वक्त वो अपना जो डिस्प्यूट है वो आर्बिट्रेशन के लिए खुद ही डिसीजन लेके दे नहीं सकता, क्योंकि इस तरह उसको इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं मिलती, क्योंकि बाकी भी तो पार्टनर्स है ना। क्योंकि फर्म को लॉस नहीं होना चाहिए, डिसीजन बाकी लोगों के भी लेने चाहिए। ये ए बोलता है क्लॉज ए। फिर क्लॉज बी बोलता है ओपन अ बैंकिंग अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। बिल्कुल भी नहीं, कोई भी पार्टनर अपने नाम पे बिहाफ ऑफ द फर्म के अपना अकाउंट नहीं खोल सकता, बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता। थर्ड सी क्लॉज बोलता है कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ द क्लेम बाय द फर्म। अगर फर्म की तरफ से इन सारे पार्टनर्स ने मिलके कोई क्लेम किया हुआ है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना और रिलिंक्विश करना। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब अब किसी भी चीज़ को अपनाना, वो क्लेम को तुरंत अपनाना, या फिर रिलिंक्विश मतलब त्याग देना। ये दोनों भी चीज़ें अकेला पार्टनर नहीं कर सकता। ठीक है, अगर करना भी है कोई भी क्लेम के बारे में सब लोग डिसीजन लेंगे,
क्या उसको त्याग करना है यानी छोड़ देना, क्या फिर उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सबको ही बैठ के देखेंगे। ठीक है। चौथा, विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग फाइल ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। कोई भी सूट या प्रोसीडिंग अगर फर्म के बिहाफ में वो लगा नहीं सकता, फाइल नहीं कर सकता सूट या फिर प्रोसीडिंग, वो सारे डॉक्यूमेंट देके सारे दूसरे सब मिलके उसको फाइल करेंगे। ठीक है। फिर ई बोलता है, एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। कोई भी लाइबिलिटी या फिर कोई भी प्रोसीडिंग एडमिट करना कि हाँ ये हमने किया था, ये फर्म ने किया था, ये चीज़ें वो खुद से ये नहीं कर सकता है, तुरंत मान नहीं सकता है। ठीक है, या फिर तुरंत हो या फिर कभी भी मान नहीं सकता। लेट देम प्रूव, सामने वाली पार्टी को प्रूव करने दो। लेकिन फर्म की तरफ से अकेला पार्टनर ये नहीं बोल सकता, नहीं हम लोग ने उससे डेप्ट लिया था, हम लोग ने उससे कर्जा लिया था, ये कोई अकेला पार्टनर एडमिट नहीं कर सकता। फिर क्लॉज एफ बोलता है, एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अपने ही मन से कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कुछ भी हो, जगह हो, कुछ भी लेना, वो बिहाफ ऑफ द फर्म कोई भी चीज़ लेना, ये हमारा जो ये है ना पार्टनर को अपने आप मिल नहीं जाती है, वो अथॉरिटी इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। ठीक है। फिर क्लॉज जी बोलता है, ट्रांसफ़र इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म की कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी और को देना, ये भी वो नहीं कर सकता, उसको अधिकार नहीं है। ठीक है। सब क्लॉज एच बोलता है, एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म की तरफ से किसी और फर्म के साथ या फिर किसी इंसान के साथ पार्टनरशिप में वो एंटर नहीं कर सकता, बाकी लोगों के अनुमति बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये अकेला पार्टनर इम्प्लाइड अथॉरिटी में ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता है, बाकी बिजनेस कंडक्ट करने के लिए बाकी चीज़ें वो कर सकता है फॉर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है। इस तरह सेक्शन 19 खत्म हुआ। अभी सेक्शन 20 देखते हैं, एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी। कहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है इम्प्लाइड अथॉरिटी और कहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर, वो हम लोग सेक्शन 20 में देखेंगे। द पार्टनर्स इन अ फर्म में बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एक्सटेंड और रेस्ट्रिक्ट द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ एनी पार्टनर। मतलब कोई भी जो पार्टनर्स है वो अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं और उसमें उसकी इम्प्लॉयड अथॉरिटी एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। मतलब जो चीज़ें हम लोग ने पीछे पढ़ी उसमें से कोई भी चीज़ वो कह सकते हैं, हाँ भले ही सेक्शन 19 में ऐसा दिया गया है, लेकिन हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये कह सकते हैं कि अगर किसी से हम लोग ने कर्जा लिया या फिर कोई चीज़ कोई सूट फाइल करना है फर्म की तरफ से, तो तुम कर सकते हो। ये अधिकार किसी को पार्टनर्स को दिया जा सकता है वाया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करके दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सेक्शन 19 ने जैसा बोला है स्ट्रिक्ट अप्लाई हो, नहीं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके वो आपस में समझौता करके वो चीज़ भी इम्प्लाइड अथॉरिटी में डाल सकते हैं। Notwithstanding anything such restriction, any act done by a partner on behalf of the firm which falls within his implied authority binds the firm unless the person with whom he is dealing knows of the restriction or does not know or believe that partner to be a partner। मतलब ये प्रिवेल करेगा। Notwithstanding मतलब बाकी जगह पे कुछ भी देने दो, एज सच रेस्ट्रिक्शन मतलब यहाँ पे जो दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट में रेस्ट्रिक्शन या फिर एनी एक्ट, कोई भी एक्ट अगर डन बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, वो एक्ट अगर पार्टनर ने बिहाफ ऑफ द फर्म किया रहेगा, विच फॉल्स विद इन हिज इम्प्लाइड अथॉरिटी, और वो अगर इम्प्लाइड अथॉरिटी में फॉल हो रहा है और फर्म को उसके लिए बाइंड कर रहा है, तब तक वो सेक्शन 20 के तहत क्या कर सकता है, उसको अधिकार मिल जाता है। लेकिन अनलेस द पर्सन विथ हुम ही इज़ डीलिंग नोज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, जिसके साथ वो डील कर रहा है, जिसके साथ वो कुछ भी बिजनेस के लिए डील कर रहा है, उसको इसके बारे में रिस्ट्रिक्शन पता होने चाहिए। अगर जब तक उसको ये रिस्ट्रिक्शन पता है तब तक वो कर सकता है ये सारे एम्प्लॉयड अथॉरिटी के तहत काम। अगर सामने वाले को ये पता ही नहीं है कि इसको ये समझो एक्सटेंशन है कि नहीं, सामने वाला बोल रहा है कि इसको अधिकार नहीं ये कर रहा है डील, तो अगर ऐसा होगा तो ये प्रिवेल नहीं करेगा सेक्शन 20, फिर रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे उधर। और डज नॉट नो और बिलीव दैट पार्टनर टू बी अ पार्टनर, और ये पार्टनर अगर सामने वाला ऐसा सोच रहा है ये जो पार्टनर है ये पार्टनर है ही नहीं, तो भी सेक्शन 20 के तहत वो पार्टनर को कोई भी इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं मिलती कि वो उसके साथ डील करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, कुछ भी बिजनेस करे। ठीक है, ये सेक्शन 20 बोलता है। अभी सेक्शन 21 क्या बोलता है,
अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है तो पार्टनर्स की क्या अथॉरिटी है, पार्टनर्स के पास कौन सा राइट है क्या, तो है। देखते हैं, पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। अ पार्टनर हैज़ अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस एज वुड बी done by a person of ordinary prudence in his own case acting under similar circumstances and such acts bind the firm। मतलब अगर इमरजेंसी की सिचुएशन हो, पार्टनर के पास ये अथॉरिटी है, वो फर्म को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से वो सारे एक्ट कर सकता है जो उसको लॉस से बचाते हो, और जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला इंसान, मतलब जो नॉर्मल इंसान किसी चीज़ को बचाने के लिए, लॉस से बचाने के लिए करता है, वो सारी चीज़ें वो कर सकता है इन हिज ओन केस, खुद को वहाँ पे रख के। और वो सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में, ऐसे कुछ भी सिचुएशन में अगर वो सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला इंसान जैसे एक्ट करता है, वो वैसा ही वो पार्टनर एक्ट करके अगर फर्म को बचाने की कोशिश करते हुए और फर्म को लॉस ना पहुँचे, ऐसा ही मकसद करते हुए वो सारी क्रिया करता है। लेकिन उसमें अगर थोड़ा बहुत अगर या फिर जैसा भी लॉस फर्म को हो जाता है तो पार्टनर उसके लिए लाइबिलिटी नहीं है। पार्टनर्स के पास अथॉरिटी है वो सारे कार्य कर सकता है जो इमरजेंसी में ज़रूरी है फर्म को बचाने के लिए लॉस से, ठीक है। एंड सच एक्ट्स बाइंड द फर्म, और वो फाइंड उस कार्य के लिए फर्म बाइंड होगी जो भी लॉस होगा, ना कि वो पार्टनर पर्सनली बाइंड होगा, क्योंकि उसने फर्म को बचाने के लिए किया था इन अ इमरजेंसी। ये सेक्शन 21 हो गया। अभी सेक्शन 22 क्या बोलता है, मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड फर्म। ये सेक्शन 19 के साथ ही मैंने बताया था आपको कब फर्म को बाइंड कर सकता है कोई भी पार्टनर। तो देखते हैं, इन ऑर्डर टू बाइंड अ फर्म एन एक्ट और इंस्ट्रूमेंट डन और एग्जीक्यूटेड बाय अ पार्टनर और अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। मतलब जब भी फर्म को बाइंड करना रहेगा तो ऐसा कोई एक्ट करना पड़ेगा या फिर इंस्ट्रूमेंट करना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो कि एग्जीक्यूटेड बाय अ पार्टनर और अदर पार्टनर। वो पार्टनर या फिर अदर पार्टनर के बिहाफ में क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म के बीच में। शाल बी डन और एग्जीक्यूटेड इन फर्म नेम, फर्म के नेम में ही, फर्म के मतलब आपस में ही उन लोगों में कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हुआ फर्म के नाम पे, मतलब फर्म उसके लिए लायबल हो गई। और इन एनी अदर मैनर, या फिर ऐसा कुछ मैनर जिसमें फर्म लायबल बन जाए, एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म। वहाँ पे एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इंटेंशन होना चाहिए फर्म को बाइंड करने के लिए, ठीक है। इस तरह से हमारा सेशन खत्म हो गया। थैंक यू।